नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। मैं हूं पुनीत पाठक। रात के 9 बजते दिन भर की तमाम दिन की बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए अपनी पूरी टीम के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। असल खबर को डिकोड करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी असल खबर में आपके हमारे काम की बात छिपी होती है। तो खबरों के महाबुलेटिन में आज सबसे पहले आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो ऐसी सेलिब्रिटी से जुड़ी है जिनको आपको हमको कई दफा राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मान बढ़ाने वाली एक अभिनेत्री के तौर पर, एक मिस यूनिवर्स के तौर पर हमने देखा है। पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन से जुड़ी खबर शायद आपको भी मिल चुकी होगी। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी से उन्होंने शादी कर ली। दोनों ने मालदीव में शादी की। सुष्मिता सेन लिव इन रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, बेटियों को गोद लेकर सुर्खियों में आ चुकी हैं, लेकिन शादी के बंधन में अब तक ये बंधी नहीं थी और अब यह खबर है कि उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने कहा है कि वो 3 बार शादी करने के बहुत करीब तक पहुंची पर भगवान ने उनको बचा लिया था। दरअसल सुष्मिता 3 बार रिलेशनशिप में रह चुकी हैं। सुष्मिता सेन 46 साल की हो चुकी हैं और इसके पहले सुष्मिता सेन अपनी उम्र से 15 साल छोटे रोहमन शॉल को 2.5 साल तक डेट कर चुकी, उनके साथ लिव इन में रह चुकी। मिस यूनिवर्स बनने के बाद सुष्मिता का नाम सबसे पहले फिल्म मेकर विक्रम भट्ट के साथ जुड़ा। रणदीप हुड्डा के साथ में कभी उनके अफेयर की चर्चा रही और अब फाइनली उन्होंने शादी की और शादी भी ऐसे शख्स से की कि चारों तरफ इसको लेकर चर्चाएं। तो चारों तरफ वही तस्वीरें जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे और चारों तरफ इसको लेकर चर्चा भी है। आपने देख लिया, सुन भी लिया कि मिस यूनिवर्स रह चुकी सुष्मिता सेन ने देश के लिए भगोड़े बिजनेसमैन ललित मोदी से शादी कर ली है। वैसे शादी एक बेहद निजी मसला है, लेकिन बावजूद इसके इस शादी के ऊपर कई सवाल उठने लगे हैं पहली तस्वीरों से। क्यों? डिकोड करते हैं। मिस यूनिवर्स रही सुष्मिता सेन को अब तक हम एक मैच्योर इंडिपेंडेंट महिला के तौर पर जानते हैं। वो उस वर्ग को रिप्रेजेंट करती हैं जो दिल खोलकर दिल की बात कहती हैं। उनकी अब तक की जीवन यात्रा से देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की सारी यूथ लेडीज प्रेरणा लेती हैं। एक आइकॉन है वो। उनके बयानों में अक्सर हम ये पाते हैं कि वो नैतिकता की बात कहती हैं। लेकिन देश के फरार एक आर्थिक अपराधी से विवाह कर सुष्मिता सेन ने पूरे देश को अचंभित कर दिया। उम्मीद उनके फैंस को कतई शायद उनसे ऐसी न रही होगी। देश के कानून से भागा हुआ एक बिजनेसमैन सुष्मिता सेन का जीवन साथी बन चुका है। चलिए, कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, सीधी सी बात है, ललित मोदी उस क्लास का हिस्सा हैं जो देश से मिलने वाली सुविधाओं का, नियम कायदों को तोड़ मरोड़ कर पूरा लाभ उठाते हैं। कानून को ठेंगा दिखाने में पीछे नहीं रहते। बहरहाल अब सवाल यह भी है कि खुले विचारों की, आइडियोलॉजिज्म की भरी भारी बातें करने वाली सुष्मिता सेन क्या अपने पति ललित मोदी से देश के कानून का सम्मान करने की बात कह पाएंगी? क्योंकि उनके कई फैंस अपनी मिस यूनिवर्स से कम ऐसी उम्मीद रखते हैं। चलिए, अब एक ऐसी समस्या जिसको लेकर कई दफा बात उठी, देश की जनसंख्या। लगातार इसको लेकर, इसकी वृद्धि को लेकर चिंता व्यक्त की गई, कानून बनाने की बात की गई, लेकिन अब मोहन भागवत ने कुछ कहा है जिस पर सारे देश में चर्चा है। मोहन भागवत कर्नाटक के सत्य साई यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यहां उन्होंने संबोधन के दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से बात की। भागवत ने धर्म परिवर्तन का जिक्र किया और जनसंख्या पर बड़ा बयान दिया। मोहन भागवत ने कहा कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं जिनका निर्वहन उन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए। इस बारे में वे आगे कहते हैं कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना, ये काम तो जानवर भी कर सकते हैं। शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का कायदा है। देश में पिछले कुछ समय से जनसंख्या विस्फोट को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। कुछ दिन पहले ही यूएन रिपोर्ट में बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि में जल्दी ही भारत चीन को पछाड़ देगा। इस बीच मोहन भागवत का ये बयान काफी मायने रखता है। तो साहब, देश की सियासत में, पॉलिटिक्स में आरएसएस की भूमिका किस हद तक, कहां तक है, कितना असर रखती है, यह बताने की आवश्यकता अब नहीं है। ऐसे में अगर आरएसएस प्रमुख कोई बयान दे रहे हैं और जिस वक्त दे रहे हैं तो इसका काफी मायने, वजन है। तो मोहन भागवत के इस बयान के मायनों को भी जरा डिकोड कर लें। यह बयान सीधे सीधे सरकार के लिए एक संदेश माना जा रहा है कि वो जनसंख्या रोकथाम की दिशा में कड़े कदम उठाएं, और कड़े कदम का सीधा मतलब है इससे जुड़ा कानून बनाया जाए। मोहन भागवत का बयान किस वर्ग को ध्यान में रखकर दिया गया, यह भी बताने की जरूरत नहीं है।
ऐसे में अगर कोई मंत्री नेता इस तरह के बयान देता है तो उस पर रोक नहीं लग सकती। वैसे एक जो बेहद अहम बात वो ये भी है कि देश वाकई में जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा है और इससे जुड़े कई प्रॉब्लम हैं जिनको हम आए दिन फेस करते हैं। तो इस पर विचार भी होना चाहिए और ना सिर्फ विचार होना चाहिए बल्कि इसके ऊपर अब कदम आगे बढ़ने चाहिए और जाहिर तौर पर इसमें सबसे बड़ी उम्मीद सरकार से। चलिए अब खबर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई जिस पर कई खबरें आप देख रहे हैं सुन रहे हैं। खबर एक आरोप की है जो कम से कम इसके पहले किसी भी दौर में राष्ट्रपति चुनाव में सुनाई नहीं पड़े थे। हम बात कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों की, खरीद फरोख्त की। ये आरोप कांग्रेस ने तो लगाए ही हैं, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी खुद ये आरोप लगाए। सुनवाते हैं आपको। मैं बहुत दुखी हूं कि विधायकों की बैठक में एक विधायक महोदय खड़े हुए, उनको मॉनेटरी ऑफर किया जा रहा है और कहा जा रहा है इतने पैसे ले लो और वोट हमारे कैंडिडेट के पक्ष में। तो साहब, राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भी अपने प्रचार में जुटी हुई हैं। वो अपनी बात कह रही हैं। शुक्रवार को वे भोपाल पहुंचेंगी और बीजेपी विधायकों से मिलेंगी, समर्थन मांगेंगी। आपने यशवंत सिन्हा को सुना, अब कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर जरूर सुनिए। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने बीजेपी पर क्रॉस वोटिंग के लिए 50 लाख के ऑफर देने का आरोप लगाया। सिंघार ने आदिवासी विधायकों को 1 करोड़ तक का ऑफर देने का आरोप लगाया है। वहीं कमलनाथ ने पार्टी विधायकों पर भरोसा जताया है। मुझे तो 50 लाख का बोला था कि मैंने जब सरकार जा रही थी उस समय मैंने 25 करोड़ रुपए नहीं लिए, तो ये तो सवाल ही नहीं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए खरीद फरोख्त की राजनीति, इससे बीजेपी के चेहरे का पूरा सफाया होता है। इस बीच प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को जनजातीय वर्ग की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन करने की नसीहत दी है। तो साहब, ये पहली बार हो रहा है कि जब राष्ट्रपति चुनाव में भी हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगे और इस तरह के जुबानी आरोपों पर एक्शन तो कुछ होता नहीं, तो फिर असर क्या पड़ता है, डिकोड कर लेते हैं। पहली बात तो यह साहब कि आम लोगों को निष्पक्ष होने वाले चुनावी प्रक्रिया के ऊपर थोड़ा सा संदेह हो पड़ता है, कम भरोसा कर पाते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति का पद बेहद गरिमामय सम्मानित है और उनके चुनाव में इस तरह के आरोप लगना वैश्विक स्तर पर देश की छवि को धक्का देता है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं और ऐसे आरोप लगने जाहिर तौर पर किसी भी भारतीय को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगने चाहिए। और अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो पूरी निष्पक्षता के साथ गंभीरता से इनकी जांच भी होना चाहिए ताकि आगे इस पर रोक लग सके। वैसे प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में आज एक पैदल मार्च किया है। एकात्म परिसर से शुरू हुआ बीजेपी का यह पैदल मार्च राजभवन पर जाकर खत्म हुआ। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर की हैं, जहां बीजेपी ने आज पैदल मार्च निकाला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रदेश बीजेपी के कई नेता पैदल मार्च में शामिल थे। साथ ही बड़ी संख्या में बीजेपी के आम कार्यकर्ता भी इसका हिस्सा बने। बीजेपी मुख्यालय एकात्म परिसर से शुरू हुआ पैदल मार्च राजभवन के पास जाकर खत्म हुआ। यहाँ पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका, जिसके बाद बीजेपी नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने पहुंचा। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। अपराधियों का मनोबल इस राज्य में इतना बढ़ गया है कि उन्हें कानून का डर है, ना भय है, और वो बोल के गया है कि मैं लौट के आऊंगा। छत्तीसगढ़ में तो रोज निर्भया केस हो रहा है और ये सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। तो बीजेपी ने पैदल मार्च निकाला, राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप दिया। कुल मिलाकर बीजेपी चुनावी मूड में है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जमीन पर कितना प्रभावी रहता है। तो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश हर बार करता है और ऐसे में बीजेपी का पैदल मार्च भी ऐसा ही एक प्रयास दिखता है, होना भी चाहिए विपक्ष के नाते। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बीजेपी के इस पैदल मार्च की भूमिका क्या और कितनी है, जरा इस बात को डिकोड कर लें। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में अब 1.5 साल से कम का वक्त बचा है। बीजेपी चाहती है कि जनता के सामने एक सक्रिय विपक्ष के तौर पर नजर आए। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों को उठाकर सरकार के खिलाफ एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश में है।
और इसके साथ ही बीजेपी इसी बहाने जनता की नब्ज को टटोलना चाहती है। या आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि बीजेपी चुन चुनकर उन मुद्दों को उठा रही है जो मुद्दे सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करते हैं, चाहे मन पर चाहे मानसिकता पर। और जहां कहीं बड़े क्राइम की बात आती तो लोग इससे जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक वर्ग खौफ खाता और इसी का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश बीजेपी ने की। मध्य प्रदेश की खबर है, जहां आयकर विभाग की छापों ने खलबली मचा दी। जबलपुर, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा, कटनी अलग अलग टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। आयकर विभाग के अनुमान के मुताबिक व्यापारियों ने बड़े स्तर पर कर चोरी की। आयकर विभाग के शिकंजे में आया सबसे बड़ा नाम तेंदुखेड़ा से कांग्रेस विधायक संजय शर्मा का है। सुबह 5 बजे आयकर अधिकारियों ने संजय शर्मा के तेंदुखेड़ा स्थित होटल और उनके अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। विधायक का एक बड़ा होटल, कंस्ट्रक्शन कंपनी, शुगर मिल समेत रेत और शराब का भी कारोबार है। ऐसे में विभाग को बड़े खुलासे की उम्मीद है। हालांकि छापों को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कमलनाथ और डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस विधायकों पर दबाव डालने की कोशिश का आरोप लगाया। राजनीति ये तो देश भर में चल रही है। अब जो जीतेगा उसके यहाँ छापा मारेंगे। ये आप नोट करके रख लीजिएगा रिकॉर्ड में। जहाँ जहाँ विपक्षी दल के लोग हैं उनको पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से देश में नहीं रहने देना चाहती। नरसिंहपुर के धनलक्ष्मी मर्चेंडाइज कंपनी के हेड ऑफिस शहनाई गार्डन में आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की। ये कंपनी रेत का काम करती है। आयकर विभाग के दर्जनों अधिकारी दस्तावेजों की जांच में जुटे हैं। तो आयकर के छापे पड़ते रहते हैं और कई दफा शिकायतों के ऊपर छापों में कोई बड़ी बेनामी संपत्ति भी निकली है, बड़ी कर चोरी भी निकली है। लेकिन एमपी में आयकर की इस छापेमारी पर सियासत हो क्यों रही, इसके पीछे की वजह क्या है, जरा इस बात को भी डिकोड करें। असल में आयकर विभाग ने कांग्रेस विधायक संजय शर्मा की कंपनी पर टैक्स चोरी के आरोप में यह पड़ताल शुरू की। साथ ही विभाग ने बड़े खुलासे की उम्मीद जता दी, लेकिन कांग्रेस इसे दबाव की पॉलिटिक्स करार दे रही है, जो पहले भी आरोप लगते रहे। साथ ही इस कार्रवाई को राष्ट्रपति चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा। पहले पार्टी बीजेपी पर खरीद फरोख्त के ऑफर देने के आरोप लगा ही चुकी है और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के विधायक एनडीए के समर्थन में मतदान करें और इसीलिए इस वक्त के ऊपर इस तरह के पैंतरे अपनाने के आरोप हैं। चलिए, अब इनमें कितनी सच्चाई है, फिर वही बात घूम कर आ गई कि इन आरोपों पर जरूर पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई से क्या निकलता है ये जरूर खबरों में आ जाएगा। खबर अब छत्तीसगढ़ से है। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज निवास के दफ्तर में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई और उसमें कुछ फैसले लिए गए। आज सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई खास फैसले लिए गए, जिसमें आबकारी राजस्व लक्ष्य, गौठान विकास के अलावा अन्य विकास संबंधित गतिविधियों पर बातचीत हुई। वहीं राज्य में विकास के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था को शराब की प्रति बोतल पर सेस 5 से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। इससे सरकार को 400 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व हासिल होगा। शराब के दर में वृद्धि नहीं हुई है, मतलब मूल्य उतना ही रहेगा, लेकिन 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य में प्रचलित मछली नीति की जगह अब नई मछली पालन नीति लागू होगी। प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पदों को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव अनुमोदित हुआ है। स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स संवर्ग के सृजन की स्वीकृति का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा बैठक में ट्रांसफर नीति 2022 के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करने का निर्णय हुआ है। चलिए, खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए। अपने दौरे के पहले दिन कोरबा गए और केंद्रीय मंत्री ने सूबे की भूपेश सरकार पर निशाना भी साधा। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा और छत्तीसगढ़ बीजेपी में जान फूंकने के मकसद से आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कोरबा पहुंचे। यहां वो 4 दिवसीय प्रवास पर पार्टी और संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दौरे के पहले दिन आज उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने भूपेश सरकार पर गरीबों का पेट काटने का आरोप लगाया। जिसके घर में 6 परिवार थे उसके भी काट लिए गए, यानी गरीबों के पेट को भी ये सरकार काटने का काम किया। इधर कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री के आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा कि बीजेपी भूपेश सरकार से घबरा गई है। छत्तीसगढ़ से उनको डर है और दूसरी बात यह है कि जैसे संसद में किसी प्रकार के हम लोगों ने सवाल उठाते हैं उसका सही जवाब देते ही नहीं है।
खैर 2023 की उलटी गिनती शुरू हो गई और इसीलिए अब बीजेपी पूरी सक्रियता के साथ मैदान में कूद गई है। वैसे छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं और इस दौरान केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के बहाने राज्य की कांग्रेस सरकार पर हमले भी बोले जाते हैं। आखिर इन दौरों के पीछे की असल रणनीति क्या है, जरा इस बात को समझें, डिकोड करते हैं। विधानसभा चुनाव सिर पर हैं। चुनाव को अब बमुश्किल 1.5 साल का वक्त है। ऐसे में बीजेपी सूबे में पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार अपने केंद्रीय मंत्रियों को भेज रही। वहीं केंद्रीय मंत्रियों की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा के बहाने राज्य के प्रवास के ऊपर केंद्र के नेता आकर बहुत कुछ टो लेकर जाते हैं। लेकिन अब तक जितने भी केंद्रीय मंत्री आए हैं वो समीक्षा के इतर सियासी बयान देते ज्यादा नजर आए और ऐसे में यह तय है कि बीजेपी राज्य नेतृत्व के ऊपर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता, जिसके अक्सर गाहे बगाहे आरोप लगते हैं। यही वजह है कि सूबे में केंद्रीय मंत्रियों को भेजा जा रहा है और लगातार भेजा जा रहा है। अब तक 1 दर्जन से अधिक केंद्रीय मंत्री राज्य के दौरे पर आ चुके हैं और जब जब आते हैं तो सियासी बयान पर वार पलटवार का एक सिलसिला सा चल पड़ता है। चलिए, अब यह सिलसिला थमने तो वाला नहीं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चुनाव तक ये दौरे भी नहीं थमेंगे। 18 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स भी हम आपको देंगे, कुछ और खबरों को डिकोड करेंगे। अब खबर यह कि 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और इसके पहले लोकसभा सचिवालय ने दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के लिए कुछ शब्दों और मुहावरों की एक लिस्ट जारी की और इनका प्रयोग संसद में असंसदीय माना जाएगा, बैन होगा। संसद में सरकार से विपक्ष सवाल पूछता है। सरकार को विपक्ष की आलोचना का भी सामना करना पड़ता है। इस दौरान चुटीले बयान भी अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 18 जुलाई से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा सचिवालय ने शब्दों और मुहावरों की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें गलत और असंसदीय माना जाएगा। इस लिस्ट के मुताबिक जुमला जीवी, विनाश पुरुष, जयचंद, तानाशाही, बाल बुद्धि, दोहरा चरित्र, संवेदनहीन, शर्मिंदा समेत कुल 54 शब्दों को असंसदीय माना गया है। इसके अलावा अंग्रेजी के कई शब्द और मुहावरे भी हैं। लोकसभा सचिवालय के इस आदेश पर अब जमकर बयानबाजी शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि वो इन शब्दों का इस्तेमाल करना जारी रखेंगे। आप चाहें तो मुझे निलंबित कर दीजिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ूंगा। इसी तरह कांग्रेस, शिवसेना और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिलचस्प बात यह कि नई लिस्ट में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं की कार्यवाही से हटाए गए शब्द सबसे ज्यादा शामिल हैं। तो कई दफा शब्द ऐसे होते हैं कि वो चर्चा में अपने बयानों के मूल मकसद से भी कहीं ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष सरकार की आलोचना किन शब्दों में करेगा, कहेगा क्या। हम ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि विपक्ष सरकार की आलोचना के लिए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करता है जिन्हें अब असंसदीय घोषित कर दिया है। क्या इस फैसले का अर्थ है, जरा इस बात को डिकोड कर लें। पहली बात तो जो साफ नजर आ रही है वो ये कि सरकार ने शाब्दिक अभिव्यक्ति को सीमित कर दिया है। अब विपक्ष को आलोचना के लिए शब्दकोश में नए शब्दों की तलाश करनी पड़ेगी। सरकार की आलोचना के लिए संवेदनहीन जैसे कई शब्द अब तक इस्तेमाल हुए हैं जो सामान्य तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब संसद के भीतर नहीं हो पाएंगे। इस फैसले का एक अर्थ यह भी है कि सरकार कड़े शब्दों में आलोचना न हो पाए, इसके लिए पूरा बंदोबस्त करती भी नजर आ रही। चलिए, अब मकसद चाहे जो, लेकिन असर क्या होगा, क्योंकि कईयों ने तो कहा है हम तो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे, संसद का सत्र भी दूर नहीं है और कार्रवाई के दौरान पक्ष के बीच बहस भी नई बात नहीं। चलिए, बिहार पुलिस की बात करेंगे। खुफिया इनपुट के आधार पर पटना में पीएफआई के दफ्तर में छापेमारी की और बहुत कुछ संदिग्ध मिला। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा किया है। फुलवारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चल रही थी, जहां लोगों को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन आतंकियों के निशाने पर थे। इसके लिए 15 दिन से ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। इन लोगों ने नूपुर शर्मा समेत इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों की एक लिस्ट तैयार की हुई है। साथ ही राजस्थान के उदयपुर और महाराष्ट्र के अमरावती की तरह बदला लेने की प्लानिंग भी थी। पिछले 2 सालों से उनके कथनानुसार वो एसडीपीआई और पीएफआई की आड़ में लोगों को ट्रेन कर रहे थे। जो ट्रेनिंग मॉड्यूल अभी तक हम लोग को समझ में आया है वो ये है कि लोगों को रेडिकलाइज करना,
और मार्शल आर्ट्स के नाम पर लोगों को आर्म्स ट्रेनिंग, वो तलवार और चाकू की ट्रेनिंग देना। गिरफ्तार आरोपी जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का सेवानिवृत्त दरोगा है। उसके साथ अतहर परवेज नाम के शख्स की गिरफ्तारी भी हुई। कार्यालय की तलाशी में बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। तो देश को खंड खंड करने वाली, तोड़ने वाली, विघटनकारी कोई भी बात हो, सारा देश इस पर एक ही चीज पर, एक ही नतीजे पर पहुंचता है, कड़ी कार्रवाई करें, ऐसी कार्रवाई करें कि दोबारा सर न उठा पाए। चलिए अब एक कार्रवाई की मांग जिस तस्वीर पर आई वो भी बता दें। खंडवा में फरसा घुमाते एक साधु का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। पूरा मामला समझें जरा। खंडवा में कथित साधु के फरसा लहराते हुए युवक को दौड़ाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी साधु पंकज गिरी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं पंकज गिरी का एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें वो तलवारों और दूसरे धारदार हथियारों के जखीरे की नुमाइश करते दिखे। पुलिस ने इस वीडियो को भी संज्ञान में लिया है। साधु फरसा घुमा के एक व्यक्ति के ऊपर प्रहार करने की कोशिश किया है। अभी आरोपी जेल में है। उसके बाद फिर कुछ हमें जानकारी मिली, एक वीडियो भी है जिसमें उसके पास कुछ अन्य धारदार हथियार भी हैं और उसके आधार पर और उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए इसका हम फिर से रिमांड लेंगे। दरअसल खालवा के रोशनी वन क्षेत्र में राजेंद्र चौहान नाम का युवक टी स्टॉल चलाता है। 2 जुलाई को पासी में कुटिया बनाकर रहने वाले पंकज गिरी महाराज और राजेंद्र चौहान के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसमें पंकज गिरी ने फरसा निकालकर युवक को दौड़ा दिया। युवक इस घटना से काफी घबरा गया। इसके बाद गांव वालों ने थाने का घेराव कर पंकज गिरी पर कार्रवाई करने की मांग की थी। तो ऐसे कई घटनाक्रम होते हैं जिनके वीडियोस हम तक आते हैं सोशल मीडिया पर, और इसके पीछे कार्रवाई क्या हुई, इसके मायने क्या हैं, ये सब सारी चीजें हम आप तक पहुंचाते हैं न्यूज डिकोड में। तो फिलहाल आज के लिए न्यूज डिकोड में इतना ही, लेकिन कल फिर आपसे 8:55 पर मुलाकात होगी। और साथ ही साथ जाने से पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें, हमारा खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ की बारी हम बिल्कुल नए अंदाज में आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथी आप तक इसको लेकर तैयार हैं। तब तक आप अपना, परिवार का ख्याल रखिए और कल न्यूज डिकोड पर जरूर मिलिए दिन की बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक शुभ रात्रि।